संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील फाउंडेशन। धरती का हूँ मैं, धरती के हो तुम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद की एक नई कड़ी के साथ हाजिर हूँ मैं श्रीति। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम आपको मिलवा रहे हैं टीएसएफ के शिवशंकर कांड्योंग जी से। आप मुख्यतः आदिवासी भाषा के संवर्धन और संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं टीएसएफ के शिवशंकर कांड्योंग जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। शिवशंकर जी नमस्कार, जोहार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। शिवशंकर जी, संवाद हर साल 15 से 19 नवंबर को गोपाल मैदान जमशेदपुर में एक महासम्मेलन है जनजातियों का, जो आज हम लोग इसको देख रहे हैं और ये 10 साल पूरे हो गए। अब हम 11वें साल में प्रवेश कर गए। तो इस संवाद में आप किस भूमिका में होते हैं? चूँकि इस कार्यक्रम के पहले मैं विभागीय रूप से मैं जो आदिवासी भाषाओं पे, उनके गीत संगीत, उनके साहित्य पे मैं काम करता था। तो संवाद में जब हमें बात होने लगी कि इसको किस तरीके से रूपरेखा तैयार किया जाए, तो चूँकि अगर जहाँ उसकी अस्मिता, उनके पहचान की बात आती है, तो उनका नृत्य संगीत, उनका बात व्यवहार उनका, तो उसके संदर्भ में हमने इसको एक नृत्य के रूप में भी इसमें लिया कि भाषाओं को भी रूप में हमने लिया। चूँकि अगर भाषा का हम बात करते हैं तो झारखंड के वर्तमान समय में 12 भाषाओं पर हम लोग कार्य कर रहे हैं टाटा स्टील फाउंडेशन के थ्रू से। तो वो एक संदर्भ उसमें था कि अगर नृत्य की बात कर रहे हैं उसमें तो गीतों की बात करें तो उनका अपना पारंपरिक वाद्य यंत्र है। और आदिवासियों का अगर उसमें बात करें कि अगर कहीं भी किसी को कुछ मैसेज या तो कुछ संदेश अगर पहुंचाना होता तो इसको हम पुराने समय से भी जब देखें, जब बिरसा मुंडा जी जब उलगुलान करते थे, उसमें डुगडुगी बजाते थे, उसमें इस तरह का कोई संचार, फोन या तो कुछ टेलीफोन का ऐसा माध्यम नहीं होता था। तो लोगों को कम्युनिकेट कैसे करते थे? इसे डुगडुगी बजा करके। और डुगडुगी केवल बजाना, केवल संदेश को पहुँचाना नहीं, अपने आप को कुछ पारंपरिक नृत्य या तो पारंपरिक गान को लेकर के आगे बढ़ना। तो संवाद का वही एक मेन एलिमेंट है, उसको बोलते हैं कि जब संवाद की जो शुरुआत होती है नगाड़ा से शुरुआत होती है। बिल्कुल। तो नगाड़ा अपने आप में कि लोगों का चलो आज से आगाज हो गया, आज हम शुरुआत करते हैं। तो इसको भी हम कहानियों में अगर इस हिसाब से देखें तो जब 2014 में हमने शुरुआत की थी तो हमने 151 नगाड़े से हमने शुरुआत की। लेकिन 151 नगाड़ा, उसमें हमारे अलग अलग समुदाय के लोग थे। उसमें हमारे संथाल समुदाय थे, हमारे हो समुदाय, मुंडा समुदाय। तो इसको अगर हम जर्नी के रूप में अगर देखते हैं तो 151 से बढ़कर के आज के संदर्भ में 600 से ज़्यादा नगाड़े वाले लोग आते हैं। और इसमें अगर राज्य की भी बात करें तो इसमें हमारे साथ उड़ीसा राज्य के भी लोग आते हैं कुछ हमारे साथ, और झारखंड के भी कुछ आते हैं। तो समुदाय विशेष रूप से अभी हमारे साथ भूमिज समुदाय भी जुड़ गया। तो उसको हम बोल सकते हैं कि प्रति वर्ष इसमें जब नगाड़ा की संख्या बढ़ रही तो हमारे साथ समुदाय भी जुड़ रहे हैं। और इसके लिए केवल हम टाटा स्टील फाउंडेशन इंतजार नहीं करते, पूरे समुदाय विशेष इसको इंतजार करते कि कब हमारा संवाद होगा। तो केवल नाच गान नहीं, क्योंकि हम आचार विचार को प्रदान करेंगे, उसमें एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे, वो इसमें होती है। मतलब विचारों का भी आदान प्रदान जो है वो मुख्य रूप से किया जाता है। और जैसा कहते हैं कि संवाद से समाधान की तरफ बढ़ते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण मंच बन गया है आज। इसको मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, चूँकि संवाद इसमें नृत्य का अगर बोलें या तो अगर वाद्य यंत्र का बोले, नगाड़ा अपने आप बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ट्राइबल्स के बीच में, क्योंकि इसमें एक आगाज होता है। तो उसके बाद भी एक संवाद अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है कि हम झारखंड की 32 जनजातियों को एक दिन पे एक समय उनको लेकर आते हैं। वो हमारे शुरुआती दिन पे ही होता है, जिस दिन हम शुरुआत करते हैं, उद्घाटन जिस दिन होती है। इस बार 15 नवंबर जिस उद्घाटन होगा उसमें तो 32 जनजातियों को लेकर आते हैं। और उसमें एक आपको बहुत ही इसमें आश्चर्यजनक चीज दिखने को मिलेगा आपको कि इसमें 32 जनजातियों को कोई अलग से कुछ भी उनको नहीं सिखाया जाता। उनकी अपनी जो होती है स्पष्ट रूप, जो रो चीज़ होता है अगर बोलते हैं, वो अपने प्रैक्टिस में लाते हैं। उनके पहनावा, उनके वाद्य यंत्र, उसमें कोई मॉडर्न चीज़ में नहीं रहता है कि जैसे अगर हम बात करें कि गिटार का या तो कुछ कैसियो का, वो चीज़ नहीं रहता। इनका अपने नगाड़ा, वो सारा बानम सारे पारंपरिक होते हैं और बिल्कुल रो लोग होते हैं। और इनको 3-4 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जमशेदपुर में इनको प्रशिक्षण दिया था, उसके बाद लोग अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि नगाड़े के साथ साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि झारखंड के संदर्भ की 32 जनजाति यहाँ आती है और अपने आप को प्रदर्शन करती है यहाँ पर। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगले दशक के लिए क्या तैयारी हो रही है, क्या कुछ करना बाकी रह गया है और क्या करना चाहते हैं, इसके संबंध में भी कुछ बताएं। चूँकि हम अगर जातियों की बात करें, आदिवासी जनजातियों की बात अगर करते हैं उसमें, तो बहुत सारा चीज़ है कि इनके पास जो भी अपने धरोहर है, इनका लिखित रूप से अगर धरोहर की अगर बात करते हैं तो चूँकि आदिवासी इनका अलिखित संविधान इनके पास में, इन लोग चीज़ों को
मतलब वे फॉरवर्ड हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको लेकर आए हैं। उसको आप किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, या तो उनके ज्ञान के ले सकते हैं, उनके गाने के रूप में ले सकते हैं, उनकी पारंपरिक विधि व्यवस्था के रूप में ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे बहुत सारा हमारा कार्य कर रहे हैं, टाटा फाउंडेशन के थ्रू हम कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिनके पास अगर मान लिया लिखित नहीं है, उसको लिखित का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ ऐसी जनजाति हैं जो अभी पूरी तरह से अपनी भाषाओं को भी भूल चुकी है, तो उसे उनके कुछ शब्दों को, उनको वाक्यों को बनाया जा रहा है, तो उस हिसाब से उनको उनके समाज में दिया जा रहा है। बट इसमें एक चीज़ ऐसा है इनके साथ में कि जो भी कार्य हो रहा है कम्युनिटी के साथ, मतलब समुदाय के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। और इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो हम अगर अपने जो व्यवहारिक रूप से लाते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जो महापुरुष हमारे हो गए, और कुछ ऐसे जगह हैं जिससे उनका अपना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण वाला जगह है। तो उसमें कुछ हम नाम ले सकते हैं, जैसे सेरेंसिया घाटी, जो जहाँ पर कोल विद्रोह हुआ था, सेरेंसिया घाटी उसको हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मुंडाओं का सुकनबुरु, मारंगबुरु, फिर हमारे जो संथालों में जैसे तुपुनई घाट हमारा, फिर डांडबोस में हमारे गुरु गोमती पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म स्थल। फिर अगर हम उसको बोलें कि लाखो बुद्रा जी जो वारंगचिती के अन्वेषक रहे हैं, उनका जन्म स्थल पासिया में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनको हम लोग लिखित रूप से दे रहे हैं। और उसके बाद इनके संबंधित जो भी जैसे टीचर्स हो गए हैं, उनको प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, सो दैट उन लोग जा करके वहाँ कुछ किताबी रूप से लिखें और समाज के रूप में लेकर आए। तो इन सब कार्य को हम लोग अभी आगे बढ़ा रहे हैं इसमें। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहे और समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करते रहे। आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद। जोहार। अभी आप सुन रहे थे TSF के शिवशंकर कांडियोंग जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। संवाद कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं डॉक्टर नारायण उरांव जी से हमारी बातचीत। यूँ तो डॉक्टर नारायण उरांव जी पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन आप 1989 से ही आदिवासी साहित्य के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। डॉक्टर नारायण उरांव जी, आज इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जोहार। जी जोहार। डॉक्टर नारायण, आप एक चिकित्सक हैं, लेकिन आप विभिन्न आदिवासी भाषाओं के लिए भी कार्य करते हैं। तो आज हमें ये बताएं कि संवाद से आपका जुड़ाव कैसे और कब हुआ, और उससे जुड़कर आप कैसे कार्य कर रहे हैं। एक चिकित्सक होने के नाते समाज के साथ सीधे तौर पर स्वास्थ्य के नज़रिए से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। लेकिन इसी संदर्भ में काम करते हुए जब मैं छात्र था, तो उस दौरान मुझे पता चला कि जिस परिवार में, जिस समाज में मैं जन्म लिया हूँ, एक आदिवासी समाज, एक उरांव समाज, तो लोगों के मन में, जो बाहरी दुनिया के लोगों के मन में ये बात उठती है कि आदिवासियों को एक हीन ग्रंथि की नज़र से देखा जाता है, या फिर छोटे तबके के लोग ऐसा समझा जाता है। तो मैं छात्र जीवन में एक सवाल उठा कि ऐसा क्यों होता है। तब मेरे मन में बात उठा कि आदिवासी भाषा, संस्कृति और उसका आदिवासी ज्ञान ये आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। अगर इन बातों को, इस ज्ञान को अगर आम लोगों को साहित्य के माध्यम से अगर पहुंचाया जाता है, तो ये समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसी दौरान मैं वर्ष 1989 से आदिवासी साहित्य पर, आदिवासी भाषा पर काम करने लगा। और उसी दौरान ये झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था, और झारखंड अलग प्रांत आंदोलन कार्यों से मेरा जान पहचान हुआ। और उसी दौरान ये बात उठी कि अगर मान लिया जाए कि आने वाले समय में, जब 90-91 के आसपास बात हुई कि आने वाले समय में अगर झारखंड अलग प्रांत होता है, अलग राज्य बनता है, तो आदिवासियों को क्या मिलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल था हम लोग के मन में। मैं एक मेडिकल ग्रेजुएट होने के नाते ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि अगर राज्य अलग होता है तो यहाँ के आदिवासियों को क्या मिलेगा। तब उसी आंदोलनकारियों का ही उत्तर था कि आदिवासियों के पास, उनके पास दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक उनकी भाषा है, दूसरी उनकी संस्कृति है। तो भाषा और संस्कृति को अगर बचा लिया जाता है, बच जाता है, तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का जो आंदोलन रहा है वो अच्छा सफल हुआ। तब जब सोचा जाने लगा कि आखिर ऐसा बात क्यों उठा, तब बात उठी कि जैसे पूर्व में ये झारखंड बना है बिहार से अलग होके, तो झारखंड बनने से पहले जो व्यवस्था थी, जैसे स्कूल, कॉलेज, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये सारी बातें वहाँ भी थी, और झारखंड बनने के बाद भी वही चीज़ें बनी। तब फिर यहाँ के आदिवासियों को क्या फ़ायदा हुआ। तब सवाल उठा कि इन लोगों के पास जो इनकी भाषा और संस्कृति है, इसको बचाने का प्रयास हुआ या नहीं।
तब उसी में एक बात उठी कि ये संस्कृति कैसे बचेगी। तब सवाल उठा कि संस्कृति को अगर बचाना है तो उसकी भाषा को बचाना होगा, और यदि भाषा को बचाना है तो उस भाषा को स्कूलों में पठन पाठन में लाना पड़ेगा, सिलेबस में लाना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई शुरू करवानी होगी, तभी ये भाषा बचेगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। और निश्चित तौर पर ये सरकार झारखंड बनने के बाद झारखंड सरकार ने भी इस पर एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, और वर्ष 2001 में एक निर्णय आया जिसमें कि 5 आदिवासी भाषा को ये मान्यता मिला और स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के लिए आदेश मिल गया। और अभी जो है झारखंड में यूनिवर्सिटी में इन 5 भाषाओं पर पढ़ाई लिखाई होती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई होती है। हाँ, ये शुरुआती दौर है। अभी प्रारंभिक अवस्था में नीचे पहली क्लास से मैंने 5वीं क्लास तक NAP लगने के बाद झारखंड सरकार ने कहा कि हम लोग पहली कक्षा से 5वीं क्लास तक पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। ये झारखंड सरकार ने निर्णय ले चुका है इस NAP के माध्यम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। लेकिन इसके पहले मैंने जो काम किया है सो 1989 से शुरू करते करते 2009 में पहली बार एक स्कूल में उरांव भाषा, कुड़ुक भाषा की लिपि से परीक्षा लिखने की अनुमति झारखंड सरकार ने दिया, और 2016 में सभी विद्यालयों में जो इच्छुक छात्र हैं वो कुड़ुक भाषा की परीक्षा तोलंग सिकी में लिख सकते हैं। ऐसा झारखंड सरकार ने 2016 में ऐलान कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये रही इधर। और मैं यहाँ टाटा स्टील फाउंडेशन के लैंग्वेज प्रोग्राम से मैं 2020 से जुड़ा हुआ हूँ, और उसी के साथ साथ संवाद से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ टाटा स्टील फाउंडेशन के माध्यम से जो भाषा पर काम किया जा रहा है, 12 भाषा पर काम किया जा रहा है, जिसमें से कि 3 भाषा की अपनी लिपि है। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी, हो भाषा की लिपि वरांगचिती, और कुड़ुक उरांव भाषा की लिपि तोलोंग सिकी। ये इस पर काम हो रहा है। और अभी टाटा स्टील फाउंडेशन के माध्यम से करीब 850 से अधिक अलग अलग जगह में सेंटर चलाए जा रहे हैं, और इनके माध्यम से जो काम हो रहा है वो है कि भाषा का जो 2 स्वरूप है, एक कहते हैं हम लोग कि ये कान की भाषा माने वर्बल लैंग्वेज, जो कान से सुन के अपना होता है, सुनने वाला। हाँ, सुन के आप जवाब देते हैं, वो होता है वर्बल लैंग्वेज, यानी बोल करके जो हम लोग दूसरे को समझा सकते हैं, वो मौखिक भाषा। वो हम लोग के पास पूर्वजों ने हमने दिया, वो है, सबके पास है। और दूसरा स्वरूप जो है आँख से देख के जो समझा सकने की जो तरीका था, वो हम आदिवासियों के पास नहीं था, जिसके चलते कि दुनिया में आदिवासी समाज पिछड़ गया। अभी खास करके संथाली जो है, इसको 8वीं अनुसूची में ये शामिल है, और इस पर संथाल समाज वो आगे कर रहा है। यहाँ पर 2 भाषा और इस पर जिसकी अपनी लिपि है, हो भाषा और कुड़ुक भाषा, ये दोनों की अपनी लिपि है। झारखंड सरकार ने 2003 में ही तीनों भाषा की 3 लिपि को मान्यता दे रखा है। आपकी जो जर्नी है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपके काम को संक्षेप में अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, क्या कुछ कर रहे हैं? मेरा जो इसमें जो काम है, इसमें समाज को जो विजुअल लैंग्वेज है, रिटन फॉर्म का जो जिसको हम लोग साहित्य कहते हैं, वो हम लोग समाज तक कैसे पहुंचाएं, जिसको कि सिलेबस हो या तो जिस पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि भाषा को अगर बचानी है तो इस वैश्विक दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के समय में अगर उसको एजुकेशन सिस्टम में नहीं जोड़ा जाएगा तो कौन पढ़ेगा और क्यों पढ़ाएगा। इसलिए इसको तो करना ही है, अपने साहित्य के माध्यम से कैसे लोगों तक पहुंचाएं और दूसरे बड़े समूह तक भी कैसे पहुंचाएं। हम लोग इस पर काफ़ी सालों से इसमें लगे हैं, संवाद से भी जुड़े हैं। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, भावी योजनाएं क्या हैं? संवाद से जुड़ते हुए टाटा स्टील फाउंडेशन के माध्यम से अभी कई पुस्तकें पब्लिश हुई है। अच्छा। जो अपनी भाषा और लिपि के माध्यम से ये प्रकाशित हुई है, जो हम लोगों के पास नहीं था, जो समाज के पास नहीं था, तो इससे जुड़ के हम लोग समाज को पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, समाज तक हम लोग दे पा रहे हैं। और अपनी बातें हम लोग जहाँ सक रहे हैं वहाँ पर अपनी जाके हम लोग अपनी बात बोल पा रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप लोग इसी तरह निरंतर कार्य करते रहे और समाज को मार्गदर्शन दे और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करे। इस कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी की बातें बताई, इसके लिए आपको हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार जोहार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नारायण उरांव जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहें प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है radiofm390@gmail.com।
तो फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाजत श्रुति को। नमस्कार, जोहार। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।